हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो अलग अलग वस्त्र बताए गए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसमें जो नाभि जो नेवल होती है वो एक्सपोज्ड होती है। ऐसा क्यों है? जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आप इसी ही नाभि से जुड़े हुए होते हैं, और सिर्फ जुड़े ही नहीं होते, आप वहाँ से नरिशमेंट पा रहे होते हैं। हम मुंह से तो नहीं भोजन करते जब माँ के गर्भ में है, हम नाभि से भोजन करते हैं। तो जो umbilical cord। हाँ, एब्सोल्युटली। फिर जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं उसे कट कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारा वो हिस्सा सक करने की पोटेंशियल रखता है। अदरवाइज हाउ वी वर टेकिंग फूड और वी वर टेकिंग एनर्जी। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है हम उसे कट करके उसे डोरमेंट छोड़ देते हैं, और हम जीवन भर भूल जाते हैं कि अच्छा यहाँ भी कुछ था जहाँ से मैं भोजन करता था। सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और कई घरों में इसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह उठे आप सूर्य को अर्घ दिया। शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। तो यत ब्रह्मांडे तप तत् पिंडे, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में भी है। तो जितना हम शरीर को पंच तत्वों के सामने एक्सपोज करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। हमारे साथ हैं आचार्य प्रतिष्ठा, जो कि योग और आध्यात्मिक गुरु हैं और सांस्कृतिक विशेषज्ञ भी हैं। सबसे पहले आचार्य जी स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आप संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमारे संस्कृति में या हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो अलग अलग वस्त्र बताए गए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसमें जो नाभि जो नेवल होती है वो एक्सपोज्ड होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत विस्तृत संस्कृति है, और आज तो हम उस संस्कृति के माध्यम से पूरी की पूरी कल्चरल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। यानी कि जिस चीज़ को जंग नहीं जीत सकती उसे प्रेम संस्कार जीत सकते हैं। इसलिए इसमें हर चीज़ वैज्ञानिक है। और अगर हम नाभि की बात करें तो नाभि को सेकंड ब्रेन भी कहा गया, और ये सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जिस सेल से हमारा ब्रेन डेवलप होता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उसी सेल से हमारी गट डेवलप होती है। तो इसको हम यौगिक भाषा में मणिपुर चक्र कहते हैं, और मणिपुर चक्र इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी। और जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आप इस ही नाभि से जुड़े हुए होते हैं, और सिर्फ जुड़े ही नहीं होते, आप वहां से नरिशमेंट पा रहे होते हैं। हम मुंह से तो नहीं भोजन करते जब माँ के गर्भ में है, हम नाभि से भोजन करते हैं। तो जो umbilical cord। हाँ, एब्सोल्युटली। फिर जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं उसे कट कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारा वो हिस्सा सक करने की पोटेंशियल रखता है। अदरवाइज हाउ वी वर टेकिंग फूड और वी वर टेकिंग एनर्जी। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है हम उसे कट करके उसे डोरमेंट छोड़ देते हैं, और हम जीवन भर भूल जाते हैं कि अच्छा यहाँ भी कुछ था जहाँ से मैं भोजन करता था। पर हमारे जितने पुरुष भाई हैं लंबा बनियान पहन करके सोते हैं, जब वो सुबह उठते हैं बनियान उतारते हैं तो देखते हैं उनकी नाभि में कुछ सफ़ेद रंग का कॉटन रखा होता है। तो वो कॉटन कौन रख जाता है? बाहर से कोई नहीं आता, आपकी नाभि सक करती है। सो योर नेवल स्टिल हैज़ द पोटेंशियल टू सक, बट वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू इट। तो वो बेचारे को जो बनियान मिल रही है, कमीज मिल रही है, वहीं से सक कर रहा है। अच्छा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति की जितनी भी वेशभूषा आप देख लीजिए, पुरुषों को देखिए तो उनका जो अपर बॉडी है वो नग्न अवस्था में रहता है, पूजा करते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए। विशेष रूप से सन एनर्जीज जब भी हम लेते हैं तो उसमें नाभि का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी महिलाओं का जो भी हमारा पारंपरिक वेशभूषा है, वो साड़ी है, लहंगा चोली है, बाकी सब बाहर से आई है। इसलिए हमारे यहाँ नारी को ढकने की भी प्रावधान नहीं है। पल्लू कर लेना, चेहरा ढक लेना, ये भी सब आक्रांताओं के साथ आया। भारतीय स्त्री को ढकने का कोई प्रावधान नहीं है, ना पुरुष को ढकने का कोई प्रावधान है। वी हैड ऑलवेज बीन अ वेरी ओपन कल्चर। तो यौगिक परंपरा में भी हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के होंठ फटे हुए हैं तो आप नाभि में 2 बूंद तेल डाल के उसे सुला दीजिए। ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, हाँ, नानी दादी के टाइम का नुस्खा है तो। बिल्कुल। और बच्चे जब आते हैं ना, मुझे गुरु माँ मुझे ये जो है होंठ फटा हुआ है, हमने कहा तुम नाभि में तेल डाल। नाभि से होंठ कैसे ठीक हो जाएंगे? तुम कहते हैं मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। है ना? तो कुछ चीजें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी में जो है ड्राइनेस है, और आपकी स्किन फटती है, तो आप न से आरंभ होने वाले जो स्थान है नाभि, नाखून,
इनमें आप तेल लगा करके सो जाइए, तो अच्छा। आपकी पूरी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। सो नेवल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसीलिए उसको फिर संस्कृति से जोड़ दिया। जितनी भी चीजें हैं जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है, वो आपकी संस्कृति से जोड़ दी गई उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वो समझे उसके लॉजिक को। हाँ। तो उसको हमने रिलीजन से, उसको हमने कल्चर से जोड़ दिया कि भाई ऐसा करो तो इससे तुमको लाभ होगा। हमारे हिंदू धर्म में और भी कई सारे ट्रेडिशंस हैं, कई सारे घरों में इसे हम पूजा पाठ से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दो प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और कई घरों में इसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह उठे आप सूर्य को अर्घ दिया। लेकिन हर चीज का आपने कहा एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक पहलू जरूर है। एब्सोल्युटली। इसका क्या वैज्ञानिक पहलू है? आपने जो मैंने ये बात कही ना, साइंटिफिक पहलू, हमारे जितनी भी ऋषि परंपरा हुई है, हमारे ऋषि हमेशा वैज्ञानिक ही थे। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। वी आर अ कल्चर दैट फेस्ड सो मेनी इन्वेडर्स थ्रू आउट हिस्ट्री। यस। तो 400 साल एक इन्वेडर्स ने रूल किया, 600 साल एक ने रूल किया, और करते करते आपकी सांस्कृतिक मूल्य, बहुत सारी चीजें, फिर भी हम सरवाइव कर गए, आज तक हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब सूर्य जो है ना, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा पौधा भी रखा हुआ है, अगर उसको भी कुछ समय आप सूर्य की रोशनी मत दीजिए, वो मर जाएगा। सिमिलरली विद आवर बॉडी। तो हम हमेशा ना एक चीज को बड़े लाइटली कहते हैं, एसी ने कर दी ऐसी की तैसी, है ना। सो होल टाइम वी आर कीपिंग आवर बॉडीज इन एयर कंडीशन रूम्स। तो इसमें हमको अपने शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। तो यत ब्रह्मांडे तप तत् पिंडे, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में भी है। तो जितना हम शरीर को पंच तत्वों के सामने एक्सपोज करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज किसी को मिट्टी में मिल जाना है, किसी को अग्नि में, तीसरा तो कोई स्थान नहीं है। हाँ। तो हम मजाक में कहते हैं कि आइदर यू स्टे विद 5 एलिमेंट्स और वेरी सून यू हैव टू मर्ज इनटू 5 एलिमेंट्स। तो हम कितना स्वस्थ रहते हैं इस पर निर्भर करता है हम कितनी सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं। अच्छा। तो सूर्य को अर्घ देना, ये अपने आप में पूरा का पूरा चक्र विज्ञान भी है, जिसमें हम या तो अपने अनाहत चक्र पर अंगूठा रख के फिर अर्घ देते हैं और सूर्य की किरणों को उस बहते हुए जल में देखते हैं, विच इम्प्रूव्स योर आई साइट, एंड नॉट ओनली योर आई साइट, दैट इम्प्रूव्स ऑल द पावर्स ऑफ अनाहत चक्र। अनाहत मतलब हृदय, जो आहत नहीं हो सकता। शरीर से भी आहत हो जाए, भाई हार्ट फेल हो गया, हृदय इमोशनली आहत हो जाए, अरे भाई दिल टूट गया इसका, तो है ना, तो उसे हम आहत नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अनाहत कहा। तो हमारे भावनाओं पर कंट्रोल आता है, हमारा इमोशंस पर कंट्रोल आता है, हमारी कार्डिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। या फिर हम इस तरह से अर्घ देते हैं कि सूर्य को हम जल के थ्रू देखते हैं, जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ आई हेल्थ नहीं, हमारे जितने भी ब्रेन की कैपेसिटीज हैं उनको इंक्रीज करता है, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर आज्ञा चक्र। आज्ञा मीन्स जो हमारे पूरे ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन हमारी बॉडी को कमांड देता है। अभी अगर मैं आपसे बात करके हाथ मूव कर रही हूँ, तो ये हाथ कैसे मूव हो रहा है? क्योंकि मेरा ब्रेन मेरे नर्वस सिस्टम के थ्रू मेरे हाथ को कमांड दे रहा है दैट यू हैव टू मूव। जब वो ब्रेन काम नहीं करता, हम क्या कहते हैं? बंदा तो सुन रहा है पर कोमा में है ना, या इसको पैरालिसिस हो गया है। तो जब हम सूर्य की किरणों को जल के माध्यम से लेते हैं, तो ये हमारे नेत्र और हमारे ब्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे अलग अलग विधाओं में, एस्ट्रोलॉजी में भी, कि अच्छा सूर्य को जल दो, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा उन चीजों को ऐसे हमने जोड़ दिया, वैज्ञानिक चीजों को, कि चलो वो हमारी डे टू डे लाइफ के रिचुअल बने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भावना जी, दोपहर को उठ के तो कोई सूर्य को जल देगा नहीं, उसके लिए पहली चीज तो सुबह उठना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सुबह उठेगा, समझिए उसके 90% रोग तो वैसे ही ठीक हो गए, है ना। अभी हम पीछे एक टेलीविजन चैनल पर थे, तो एक यंग बच्चा आया, तो बोले, गुरु आप कितने बजे उठती हैं? हमने कहा 3:30, मैक्सिमम 4। उतने बजे तो हम सोने जाते हैं। सो यू नो द यंगर जनरेशन, हमें लगता है दिस इज वेरी नॉर्मल कि हम 4 बजे सो रहे हैं। तो हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल एंड मेलेटोनिन। वन इज अ स्लीप हार्मोन, वन इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है, हमारा स्लीप हार्मोन जागृत हो जाता है, और मेलेटोनिन। और जैसे ही सूर्य उदय होता है, हमारा कोर्टिसोल जागृत होता है, विच इज आवर स्ट्रेस हार्मोन। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति की ना एक बार 6 और 7 के बीच में आंख खुलती जरूर है, फिर वो चाहे अंगड़ाई लेके दोबारा सो जाए, चाहे वो जो है वॉशरूम जाकर के आकर के सो जाए, पर एक बार उठेगा जरूर।
उस वक्त अगर हमने एक रिचुअल ले लिया कि नहीं मुझे प्रातःकाल जागरण करना है, सूर्य को अर्घ देना है, व्यक्ति उठेगा, नहाएगा, एक दिनचर्या बनेगी, एक रूटीन बनेगा, 90% रोग आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुबह 4 बजे उठने का एक जो रिचुअल है, आजकल तो बहुत रेयर हो गया। लोग बहुत इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जेन ज़ी के ऊपर मैं खास तौर पे बात करूँगी। ये जो 3 साढ़े 3 बजे यू सेड कि 3 साढ़े 3 बजे तो हम सोने जाते हैं। योग और साधना का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे जीवन में, हाँ। चाहे मॉर्निंग रिचुअल्स हों और चाहे हम साधना कर रहे हों। ऐसे में जेन ज़ी ये जो जनरेशन है या नॉर्मली आज की जनरेशन, मान लीजिए इस सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या जो वो इनर कॉन्शियसनेस है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एंड इट इज नॉट अबाउट जनरेशन। मुझे लगता है कि कभी कभी ना हम कुछ चीज़ों को लेबल कर देते हैं, लाइक जेनजी है तो ऐसा ही होगा, मिलेनियल है तो ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। हम तो आप जो है सतयुग से लेके आज तक देखिए, हर युग में हर चीज़ रही है। तो अगर हम किसी भी जनरेशन की बात करें, आज लोग कहते हैं कि जेनजी इज यूजिंग मोबाइल फोन मोर, बट थोड़ा सा भावना जी आप देखेंगे, बल्कि हमारे भी जो बुजुर्ग हैं वो उस बच्चों से ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोनलीनेस है, क्योंकि कुछ और नहीं है, चलो भाई हम फोन ही यूज कर लेते हैं। तो सबके साथ है। तो प्रातःकाल जागरण का जो साइड इफेक्ट है, वो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन एंड आपका स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा। सो देर इज नो टाइम टू स्लीप, देर इज नो टाइम टू वेक अप, देर इज नो टाइम कि मैं कब तो मुझे एक्शन में आना है, कब मुझे रिलैक्स मोड में जाना है। इसलिए आप जहां पर रिलैक्स रहना है वहां तनाव में है, जहां तनाव में रहना है। एंड स्ट्रेस इज नॉट अ डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं इसको थायराइड हो गया, थायराइड इज अ ग्लैंड। जनरली हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं, भाई इसे स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, स्ट्रेस नहीं होगा आप हाथ नहीं मूव कर पाएंगे। सो स्ट्रेस इज नॉट अ डिजीज, ओवर स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम और अंडर स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम। सिमिलरली थायराइड इज नॉट अ डिजीज, हाइपरथायराइड इज अ प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म इज अ प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर इज अ प्रॉब्लम। तो जब हम कहते हैं इसका प्रभाव इन पर क्या है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक छोटी सी चीज है, आप मतलब बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कहा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इट इज योर स्पाइन एंड योर ब्रेन। और धड़ और ब्रेन को कनेक्ट करने का पॉइंट है आपकी गर्दन, विच इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एंड मोस्ट एब्यूज्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी आज के समय में, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे एवरी टाइम। अब आपके जो ब्रेन से सिग्नल्स बॉडी को आने चाहिए, जितने क्विक आने चाहिए, वो उतने स्लो आ रहे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, आप अब की जनरेशन को देखिए और हमारी जनरेशन को देखिए। एक रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन जितना इंस्टेंट होता था, बेटा ये कर दो, फटाफट। अभी वाले एकदम स्लो, वो स्लो डाउन हो गया है पूरा का पूरा मैकेनिज्म, बिकॉज हमारे ब्रेन के सिग्नल्स बड़े आराम से पहुंच रहे हैं। हम उसको मजाक में ले रहे हैं, अरे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे बहुत धीमी गति में काम करते हैं, बट दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सिमिलरली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, नॉट ओनली मेलेटोनिन एंड कॉर्टिसोल, द एंटायर बॉडी। अगर आप सोने के समय पर जग रहे हैं, जगने के समय पर सो रहे हैं, उसका सबसे वर्स्ट इफेक्ट आपके ब्रेन को पड़ेगा, सबसे वर्स्ट। और इसलिए आप क्या देखेंगे, वो आपकी पढ़ाई में भी उसका असर दिखने लगेगा, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में दिखने लगेगा, ब्रेन बॉडी के कनेक्शन में दिखने लगेगा, आपके एक्शन रिएक्शन में दिखने लगेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जितना बच्चों हम आज से कुछ साल पहले PCOS, PCOD, it was not a very common problem among people, but now when we get so many patients, every एक बच्ची छोड़ करके PCOS का प्रॉब्लम है, PCOD का प्रॉब्लम है बच्चों में। अभी से वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए जो एक लेटर एज के बाद, मेल चिल्ड्रन की बात अगर हम करें। सो ये सारा जो इम्बैलेंस है, जब हम समय पे सोना, समय पर जगना, तनाव मुक्त जीवन जीना, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसना और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, ये 5 चीजें भी अगर हम अपना लें, तो आप देखेंगे मनुष्य का जीवन जो है, उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज नजर आएगा। पर वो चीजें अब कहीं ना कहीं वो तेज की जगह आपको एक बहुत डलनेस नजर आने लगी है, क्योंकि भीतर की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। ये चीजें उसको दुष्प्रभाव करती हैं।